नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार डायरेक्ट कॉम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं। देखते देखते हम लोगों ने 4 क्लास को भी कंप्लीट कर लिया और आज 5 क्लास का प्रथम वीडियो स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यदि आप प्राथमिक क्लास का टीचर बनना चाहते हैं TRE 4.0 में और 5.0 में, तो एक सीट पक्का कराने का मैं वचनबद्ध हूँ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको NCERT और SCERT, जी हाँ, और NCERT और SCERT का सामान्य अध्ययन दोस्त लेकर आ गया हूँ, जिसमें पहला लेसन, दूसरा और तीसरा 3 लेसन आज हम लोग NCERT का भी कंप्लीट करेंगे और SCERT का भी दोस्त इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो सीरीज बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि जैसे ही पूरा NCERT कंप्लीट हो जाएगा 5 क्लास, उसके बाद मैं 150 नंबर का फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाकर रख दूंगा। विश्वास करिए, एक सीट TRE 4.0 और 5.0 में बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन वीडियो सीरीज मुझे लगता है। जो भी स्टूडेंट सीरियस है, समझ रहे हैं इन बातों को, वो पूरा फोकस के साथ लगे हुए हैं, हर एक वीडियो को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि इसमें देखने के बाद आपको थ्योरी कहीं से भी किताब 1, 2, 3, 4, 5 का पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा चीज़ कवर हो जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं दोस्त। जैसा कि मैंने बोला, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए और आगे वीडियो कंटिन्यू क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है कि फाउंडर ऑफ directstudy.com ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। जी हाँ, मेरे बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला करते थे, अभी बहुत सारे ऑनलाइन में क्लासेस चल रहे हैं, जो कि ऐप पे चल रहे हैं और यूट्यूब पे चल रहे हैं। साथ में मैं खुद गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब ले रखा हूँ, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, कैसे मेहनत करने पड़ते हैं, कौन वो की पॉइंट है जिसे ऑन करने के बाद जॉब लगते हैं, तो मैं अच्छे से गाइड कर पाता हूँ। BSc कर रखा हूँ, इसमें लिखा नहीं गया है, MSc भी मेरा कंप्लीट अब हो जाएगी। उसके साथ में B.Ed कंप्लीट हो चुका है मेरा। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 2009 से ही दोस्त क्लासेस ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 15 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे यहाँ से। क्लास 12th हो गया, 10th हो गया, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बहुत सारे कई साल रहे हैं, 7-8 साल लगातार रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे कहा जा रहा है कि मैं खुद नहीं जॉब लिया हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्त, तो मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, 100+ स्टूडेंट हैं जो सरकारी जॉब ले चुके हैं और आज पैसा कमा रहे हैं। तो सोचिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरी रही है, तो आप विश्वास करके पढ़ सकते हैं, आपको भी एक तो जॉब में ज़रूर लगा दूंगा। PDF के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। PDF के लिए आपको ये जो लोगो देख रहा है directstudy.com का, यही लोगो रहेगा, और को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर लिखा होगा directstudy.com, ऐसे आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे PDF आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं लेसन 5 की। देखते देखते 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, घबराए नहीं। लिखा हुआ है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। अगर चींटी दोस्त को पहचान गया है तो चलिए भाई समझते हैं। कहा जाता है चींटियाँ अपनी किस भावना के कारण एक पंक्ति में चलती है, तो गंध के कारण। चींटियाँ जो होती है गंध छोड़ते रहती है पीछे कुछ, इसी वजह से एक कतार में चलती है, क्यू में। प्रत्येक कुत्ते का अपना क्षेत्र होता है और वे अपने क्षेत्र को डैश द्वारा चिन्हित करते हैं, मूत्र द्वारा या बाथरूम करके वो चिन्हित करते हैं, दोनों कंडीशन में करते हैं। रेशम का कीड़ा किसके द्वारा मादा ढूंढ सकता है, तो उसके गंध द्वारा कई किलोमीटर दूर से ही रेशम कीड़ा 3 किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है किस डायरेक्शन में है, किधर है। अब सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, इतना छोटा कीड़ा और 3 किलोमीटर, कॉमन सेंस की बात है, कितना हैवी पावर है। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है, उल्लू होता है। उल्लू का आंखें कहाँ दिखता है, एकदम जस्ट सामने ही रहता है मानव की तरह, और पक्षी का साइड में दोनों रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बार के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो फाख्ता आंसर हो जाएगा। कबूतर भी रहेगा तो आप मार सकते हैं आंसर, कबूतर हो तो। पक्षी की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनती है जो सुंदर होता है और अपने अंडे देती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बया पक्षी बोलते हैं या बीवर पक्षी बोलते हैं, बीवर पक्षी या बया पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, घोंसला बनाने वाला नहीं है, जो दूसरे के
घोंसला में या तो रहता है या क्या उसको बोला जाए, हाँ यही है, कोयल होता है जो कौवा के घोंसला में जाकर रहता है, अपना घोंसला नहीं बनाता। निम्नलिखित में से किन पक्षियों के चोंच में निस्यंदन तंत्र होता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका होता है फ्लेमिंगो, हंसावर। फ्लेमिंगो में ऐसा होता है। पढ़ते हैं। पहला है कि अंडे देने वाले जंतुओं के बाहरी कान होते हैं। सही बात है, जो अंडा देता है उसका बाहरी कान होते हैं। 1 मिनट। अंडे देने वाले का बाहर कान नहीं होता है, गलत है। बाहरी कान नहीं होता है उसमें। जैसे हम लोग में कान है, बाहरी कान निकला हुआ, तो हम लोग तो बच्चे पैदा करते हैं, तो अंडा कहाँ देते हैं, ये गलत है ही। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ये सही है, ये पूरा सही है। पक्षियों के कान उन्हें उड़ान के दौरान संतुलन बनाने में मदद करता है, ये भी सही है। जानवरों पर विभिन्न पैटर्न उसकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। डैश जंतु कीटों का वह समूह है जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को उसकी गंध से ढूंढते हैं। ये हमें ग्रुप पकड़ना है आपको। तो आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड, चींटी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, रेशम कीट हो जाएगा। रेशम कीट गंध से 3 किलोमीटर दूर से, मधुमक्खी भी, चींटी भी। ततैया देगा तो भी आंसर हो जाएगा, ततैया भी इसी में आता है। ततैया यानी कि बिरहनी हम लोग बोलते हैं उसको। जब चींटियाँ खाने की खोज में निकलती है तो सबसे आगे चलने वाले चींटी चलते समय फेरोमोन्स ये नामक रसायन छोड़ती है, जिसे उसके पीछे चलने वाले चींटियाँ सूंघ कर आगे बढ़ती है, जिसके कारण उसकी एक कतार या लाइन बन जाती है। यही कारण है कि हमें चींटियाँ हमेशा लाइन में चलती हुई दिखाई देती है। कुत्ते के मूत्र या पॉटी, देखिए मैंने ये भी बोल दिया था, कुत्ते के मूत्र या पॉटी शौचालय की गंध से दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया या नहीं यह पता लगाते रहते हैं। इस प्रकार कुत्ते मूत्र और मल की गंध से अपने क्षेत्र को पहचानने में सक्षम होते हैं। बाघ भी अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करते हैं। एक बाघ के पेशाब की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ आया है या नहीं आया है। रेशम कीट बॉम्बेक्स मोरीमोथ का लार्वा या कैटरपिलर है। रेशम कीट शहतूत के पत्ते खाते हैं और उत्तरी चीन के मूल निवासी भी है। रेशमी कीट अपने मादा कीड़ों को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ सकते हैं। उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उसके सिर के सामने की तरफ आंखें होती है। उल्लू मांसाहारी होता है, ध्यान रखिएगा, सर्वाहारी नहीं है। वे किरदंतों, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खा जाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पूरा 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी पूरा पीछे तक ले जाया जा सकता है, उससे भी ज़्यादा। एक उल्लू की आँखें सिर के सामने इंसानों की तरह होती हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है, अपने छोटे बच्चों को उसी में सेती है। सेती का मतलब होता है उस पर गर्मी देती है और पालती है। सभी पक्षी घोंसलों का निर्माण नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कोयल अपनी अंडा कौवा के घोंसला में जाके देती है। अलग अलग पक्षी अलग अलग जगहों पर घोंसला बनाते हैं, कुछ ज़मीन स्तर पर तो कुछ पेड़ों के ऊपर बनाती है, कुछ पेड़ों के बहुत ऊपर बनाती है। विभिन्न पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए विभिन्न तरीकों या विभिन्न सामग्रियों का भी उपयोग करते हैं। फाख्ता कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बीच अपना घोंसला बनाता है। बीवर वर्ड या बाया पक्षी एक छोटी सी चिड़ी होती है। वे घोंसला के तने और अन्य पौधों के रेशों को उपयोग करके अपने घोंसले का निर्माण की तकनीक के कारण जानी जाती है। आगे कहा जा रहा है, वे विशेष रूप से अपने छत वाले घोंसले के लिए जानी जाती है, जो जटिल एवं लटकते हुए वृक्षों का निर्माण करते हैं, मतलब कक्षों का निर्माण करते हैं। नर बीवर बर्ड पक्षी खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं, बुने हुए। और कह रहा है, मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनकर तय करती है कि उसके किसमें अंडा देना है। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में जाके अंडा देती है। कोयल के अंडे प्रारूप रंग कौवे के अंडे के समान होती है और कौवा जो होता है उसके अंडा को भी सेते रहता है। निस्यंदन प्रणाली पक्षियों के लिए एक प्रकार की आहार प्रणाली है। यह प्रणाली मुख्य रूप से उसकी चोंच पर अवस्थित होती है। यह खाद्य सामग्री को छानकर पानी से अलग करने में मदद करती है।
यह निस्यंदन प्रणाली मुख्य रूप से पक्षियों में मौजूद होता है जो जल निकायों का भोजन करती है। ये पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं जिसके चोंच निस्यंदन प्रणाली में होते हैं, जैसे हंसावर हो गया, हंस हो गए, बत्तख हो गए आदि, जो पानी में अपना भोजन करते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सही, अंडे देने वाले जानवरों के बाहरी कान नहीं होते, वहाँ लिखा है जानवरों के कान कार्य करते हैं, सुनने में मदद करते हैं, स्थिर या गति का संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियों में उड़ान के दौरान संतुलन भी बना के रखते हैं कान। हाथियों के कान उसके शरीर को ठंडा रखने के लिए हवा देती है। जो जानवर छोटे बच्चों को जन्म देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। जानवरों पर विभिन्न पैटर्न त्वचा बालों के कारण ही होते हैं। प्रत्येक चींटी समूह में दूसरे के लिए एक अनूठी गंध होती है। इसका उपयोग करके वे अपने समूह को दूसरी चींटी को ढूंढ लेती है। मधुमक्खियां डंक मारने का रसायन छोड़कर अन्य मधुमक्खियों को भी आकर्षित करती है। वे इस गंध के उपयोग से घर खोजने के लिए भी मदद करती है। रेशम कीट अपनी महिला साथी को उसकी महक से बहुत दूर तक ढूंढ सकता है। वे अपने संग्रह के माध्यम से एक चमेली जैसी सुगंधित रसायन छोड़ते हैं। अतः जानवर कीड़े जो गंध द्वारा अपने समूह के अन्य लोगों को ढूंढ लेते हैं, जैसे चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीट हुए। तो पहला लेसन अच्छे से मुझे लगता है एकदम बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कोई सजेशन हो ज़रूर देते रहिए, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सेकेंड लेसन में कहा जा रहा है कहानी सपेरों की। पहला कहानी सुनते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट में उपयोग किए जाने वाले डिजाइनों का एक क्या महत्व है? वे सांप के नृत्य से प्रेरित हैं। ऊपर वाली नहीं, लास्ट वाला पॉइंट था इसका आंसर। पार्टी में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश संगीत वाद्य यंत्र किस सामग्री से बने होते हैं? एकदम आसान है, धातु और लकड़ी का होता है प्रयोग, और कुछ तो होता नहीं है उतना, चमड़ा वगैरह थोड़ा बहुत रहता है। सांप खेतों में क्या खाते हैं? चूहा, खरगोश और मेढक। 3 का आंसर 4 दे दीजिए। छोटे छोटे खरगोश को भी खा जाते हैं सांप। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित में से किसके लिए जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इधर आ जाइए, यहाँ है आंसर उसका कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले उनके लिए उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। अगर सपेरा को हम कहेंगे सांप नहीं पकड़ो, संभव है क्या? उसका जीवन कैसे चलेगा? वही सांप पकड़ पकड़ के उनका जीवन चलता है। दैट्स द राइट पॉइंट। कालबेलिया नृत्य क्या है? बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो कालबेलिया नृत्य के बारे में कहता है सांप के नृत्य के समान हरकत करने वाला एक नृत्य है। इसमें सांप के जैसा बिहेव करता है आदमी। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र कहाँ है? यही याद रखें, गुजरात में। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट का उपयोग किए जाने वाले सांपों के डिजाइन को नाग गुम्फान क्या बोलते हैं? नाग गुम्फान कहा जाता है। इस स्थान के लोग सांपों के नृत्य से प्रेरित है। वाद्यों के वर्ग, वाद्य यंत्रों के वर्ग। अवनद्ध वादों, तालवाद में पशु की खाल का आघात करके ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, जो मिट्टी, धातु के बर्तन या फिर लकड़ी के ढोल या ढांचे के ऊपर खींचकर लगाई जाती है। आमतौर पर बांसुरिया बांस अथवा लकड़ी से बने होते हैं, और भारतीय संगीतकार तथा स्वर संबंधी विशेषताओं के कारण लकड़ी या बांस की बांसुरी को पसंद करते हैं। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप आंसर यहाँ ऑप्शन में समझाया गया, कुछ और बात को भी एक्स्ट्रा समझाया गया। बात समझ में आया कुछ? सांप के आहार में मेढक, दातूर, चूहा, चिड़िया से लेकर सांप तक शामिल है, परंतु पसंदीदा भोजन चूहा ही है, जो इसे रिहायशी क्षेत्रों में इसे खींच लाता है। आगे कहा जा रहा है सांप चाहे कैसा भी हो, जहरीला हो या कम जहरीला हो, वह किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वह चूहे, खरगोश और मेढक को खाते हैं। अब ये मित्र सोच के अथी को मतलब क्या बोला जा रहा है? केचुआ को मत सोचिए कि वो कमज़ोर पड़ गया है। केचुआ अपना अलग ही रूप लेकर चल रहा है भाई।
केंचुआ का महत्व को नहीं कोई कम कर सकता। सांप पकड़ने का पेशा वंशानुगत होता है और यह उन्हें विरासत में मिला हुआ है। सपेरे सांप को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें प्रदर्शित करके और सांप के जहर को दवा कंपनियों को बेचकर पैसा कमाते हैं, जो सर्प दंश से कई मौत रोक सकता है। आगे कहा जा रहा है, इसके बावजूद यदि उन्हें सरकार द्वारा अपने पुश्तैनी पेशे को करने से मना किया जाता है तो सरकार उनकी आजीविका के लिए कोई विकल्प पेशा उपलब्ध कराना होगा ताकि वो उसको कर सके। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे का अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को जागरूकता करना है और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्हें उनकी आजीविका से वंचित करने के पहले उन्हें विकल्प देना है, वरना वो कैसे जीवन जिएंगे। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के, गौर से सुने, कहाँ पे होता है कालबेलिया? राजस्थान के जोधपुर का है। राजस्थान में भी कहाँ? तो जोधपुर का है। यह भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य के दौरान सांप की तरह बाल खाते हुए नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। बल खाते हुए मतलब सांप के जैसा प्रैक्टिस किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगना द्वारा आंखों की पलक से अंगूठी उठाने, मुंह से पैसे उठाना, उल्टी चक्री खाना आदि कालबेलिया दिखाई जाती है। नृत्य के दौरान एक विशेष तरह की पोशाक पहनी जाती है। चलिए थर्ड लेसन पर आते हैं, अच्छे से समझते हैं थर्ड लेसन को। पहला है चखने से पचने तक। चखने से पचने तक, चलिए भाई क्या चख रहे हैं? कह रहा है जीभ के अगले भाग को साफ कपड़े से पोंछने का उद्देश्य क्या है? इसे सूखा बनाने के लिए। कभी कभी लोग दवा लेने से पहले अपनी नाक क्यों पकड़ लेते हैं? आप बता सकते हैं। क्योंकि दवा का गंध बहुत स्ट्रांग होता है, उसे कम करने के लिए, या स्वाद से बचने के लिए कह सकते हैं। जब नाक आप बंद कर लेते हैं तो स्वाद भी आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे गंध से बचने के लिए नहीं करिएगा। गंध से बचने के लिए सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर है स्वाद से बचने के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ का स्वाद ना गंध पे भी डिपेंड करता है। हम अपने शरीर के किस अंग से किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद महसूस करते हैं? तो जीभ से करते हैं। सर्दी होने पर हम भोजन का स्वाद ठीक से क्यों नहीं ले पाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सर्दी की स्थिति में हमारी नाक बंद हो जाती है, इसलिए स्वाद बहुत कम मिल पाता है। आप जीभ के किस हिस्से में सबसे अधिक स्वाद प्राप्त कर सकते हैं? तो सामने के हिस्से में, जो सामने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा स्वाद है। सॉल्यूशन में बात कह रही है कि अपने बच्चों का मुंह साफ रखना जरूरी है, जिससे उसकी जीभ भी शामिल है। बच्चे की जीभ साफ करने से जीभ पर जमा हुआ दूध निकालने में मदद मिलेगी और लार उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मिलेगी। यानी बच्चे को दूध पिलाने का देखो सूती कपड़े से उसका मुंह पोंछ दिया जाता है जीभ को। इसके अलावा जीभ को पोंछने से बच्चों में सांसों की दुर्गंध को रोकने में मदद मिलती है, गंदा सांस नहीं आता है। आगे कहता है जिस स्वाद का हम अनुभव करते हैं वह गंध और स्वाद का संयोजन है। देखिए है ना लिखा हुआ, गंध और स्वाद का संयोजन है। यदि हम सूंघ नहीं सकते तो स्वाद का ठीक से एहसास भी नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है चूँकि दवाइयों का स्वाद अच्छा नहीं होता, इसीलिए लोग इसका स्वाद जानना नहीं चाहते, इसीलिए नाक बंद करते हैं और स्वाद का छिपा लेते हैं कि दवा तो किसी तरह खा लेते हैं, शरीर को ठीक करना है। नेक्स्ट है कि जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव कराने का प्रमुख अंग होता है, क्योंकि जीभ स्वाद अनुभव करने के प्राथमिक अंग है, नाक तो द्वितीयक है। जीभ की ऊपरी सतह पेपीला और स्वाद कलियों से ढका होता है। खूब सारा स्वाद कली है हमारे जीभ के ऊपर में। हम जानते हैं कि गंध की अनुभूति भोजन का पूरा स्वाद प्राप्त करने में मदद करती है। सामान्य सर्दी की स्थिति में हमारी नाक बंद हो जाती है, जिससे गंध का अनुभव नहीं अवरुद्ध हो जाता है, इसीलिए सर्दी जुकाम के समय में स्वाद सही से नहीं मिल पाता है। हमारी जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्वाद का अनुभव करते हैं। जीभ के सबसे ऊपरी भाग में हमें मीठे स्वाद आता है, जीभ के दोनों किनारों पर नमक का स्वाद आता है, इसके पीछे हिस्सा पर खट्टे का स्वाद आता है और सबसे पीछे वाले हिस्सा कड़वे का अनुभव करते हैं और तीखे का। 4 लेसन हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग कहाँ बात करेंगे? तो अब आइए SCRT की बात करते हैं। 1 मिनट, SCRT और आ जाएगा। अब इसके जस्ट आगे आ गया। यहाँ से हमको शुरू करना है फर्स्ट लेसन से।
सेशन कैसा लग रहा है मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप बताएं। अगर पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के लिए मैं कहूँगा, ताकि ढेर सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जो आपको एक सीट दिलाएंगे, उसको देखिए। ये मत देखिए कितने लोग देख रहे हैं वीडियोज, अभी कम है, सब्सक्राइबर कम है तो व्यूज़ कम है। सब्सक्राइबर के रेशियो में व्यूज़ ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप लगे रहिए, एक सीट कंफर्म होने में देर नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना नहीं है, बस NCERT SCERT अच्छे से फॉलो किया जाए, गारंटी है जॉब मिलेगा। पटना से नाथुला की यात्रा करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो आइए सत्य बात पे बात करते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एकदम सही बात है, सिक्किम में है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर, जो सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का 25.14% है। ये भी सही है, मतलब 14 नहीं बोलना चाहिए, 14% है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए और हिमालय तहर जैसी वन्य जीव उद्यान है, एकदम सही बात है, सारे इसमें सही है, 4 नंबर मारिए टिक। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की डैश है, तो बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत में आता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हिमालय का फैलाव नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा, इस सभी में है। उत्तर प्रदेश ज़्यादा नीचे हो जाता है, बिहार के भी नीचे है। हाँ, उत्तराखंड जब तक साथ में था तब तक था, अब नहीं है। डैश जो सिक्किम के तिब्बत से जोड़ता है, 1962 में भारत व चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया। तो आंसर कहिएगा आप, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, 1962 में भारत चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से इसको नाथुला दर्रा को खोल दिया गया। सिक्किम भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादित होता है? बता सकते हैं तो बताइए, ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, बताइए। ये रहा आपके स्क्रीन पे। आम का बहुत अच्छा खासा उत्पादन होता है। एक गलत बात, आम का नहीं भाई, इलायची आंसर होगा, ठीक है, आम नहीं होता है। मतलब मैं भी कहा हूँ, आम का वहाँ उत्पादन नहीं होता है, वहाँ इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे अगर आप जाएंगे तो नीचे केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो बड़ी काली मिर्च, बात समझ में आया? काली मिर्च होता है तो यहाँ बड़ी इलायची होता है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन आया है, तो इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। सागर माथा नेपाल के लोग कहते हैं, हम लोग नहीं, नेपाल के लोग। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया था? बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं 1953, 1953 में। नंदा देवी चोटी है, तो ये आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई, गौर से सुनिएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। मैं पिक्चर बनाता हूँ। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये हुआ। और दक्षिण पश्चिम कहाँ है? एक सेकंड रुक जाइएगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ है। जम्मू कश्मीर में पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई उत्तर पूर्व यानी यहाँ से दक्षिण पश्चिम नीचे तक कौन से क्रम में है, वो आपसे पूछ रहा है। तो 10 का आप आंसर देंगे। पहले लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है, उसके बाद शिवालिक है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है, ऊपर से नीचे तक। इसको याद करिए, फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ 10 का क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले क्या है? लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर नीचे सबसे शिवालिक पहाड़ियाँ सबसे नीचे मिलता है। बिहार राज्य की देशांतरीय अवस्थिति है। बिहार कहाँ स्थित है पता होना चाहिए। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक है, ये है, ठीक है। इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में हम लोग हैं, तो ईस्ट इसीलिए बोल रहा है, पूर्व की तरफ, ठीक है। तो 83 डिग्री और 88 डिग्री के बीच हम लोग हैं। भारतीय मानक यमुनोत्तर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? यमुनोत्तर रेखा पूछ रहा है, मानक भारत का किस राज्य से गुजरती है? बढ़िया से आप जवाब दे पाएंगे।
उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ऐसे जो रेखा जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल घंटों में क्या है? तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा लगता है। गुजरात से 1 सेकंड रुक जाइएगा, हाँ समय का अंतराल पूछ रहा है, 1 सेकंड 2 घंटा का समय है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटा का समय का अंतर हो जाता है। एक समय में घड़ी देखेंगे 2 घंटा का अलग अलग टाइम दिखेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में, गौर से सुनिए, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्य रेखा मतलब दोनों आपस में मिलती है? ये अच्छा है क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे दोनों कटान बिंदु है, कटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा बोल सकते हैं, कर्क रेखा ही है जो 20 से तकरीबन जाता है। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं, बहुत कुछ जानने को यहाँ से मिलेगा। आप SCERT कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का तीसरा, कितना नंबर, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, हिमालय का ही हिस्सा है। यह भारत में हिमालय की सबसे, गौर से सुनिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा नेपाली में क्या बोला जाता है, इसको कुंभकर्ण लंगूर कहते हैं। कंचनजंगा को नेपाल के लोग कुंभकर्ण का लंगूर कहते हैं। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम विश्व के तीसरे सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा चोटी पर रखा गया है। यह सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सिक्किम राज्य का लगभग 25% हिस्सा शामिल हो जाता है। क्या क्या मिलेगा? हिम तेंदुए, धूमिल तेंदुए, लाल पांडा, जंगली बिल्ली, सियार, तिब्बतीय भेड़िया, ठूलो निर्बिरालो, हिमालय तहर और उड़न गिलहरी इस राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। गजब का चीज़ है उड़न गिलहरी, गिलहरी जो उड़ती है, प्रमुख प्रजातियां है। हिमालय पर्वत श्रृंखला मूल रूप से बलित पर्वत है, हिमालय का जो भी पर्वत है। इसका निर्माण भारतीय पर्पटी और यूरेशियन पर्पटी के बीच टकराव के फलस्वरूप हुआ है। यानी ये भारत का भाग है, इधर यूरेशिया का भाग है, दोनों टकरा के ऐसा हुआ है। आगे कहा जा रहा है हुआ जो कि 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जो आज भी जारी है, अभी भी बढ़ रहा है। बलित पर्वत वह होता है जो धीरे धीरे ऊपर में बढ़ते जाता है। बलित पर्वत अभिसारी या संकुचित पर्पटी समान के पास पाए जाते हैं। बलित पर्वत के कुछ उदाहरण जैसे अल्पस भी है, रॉकीज है, एंडीज है, रॉकीज, एंडीज और हिमालय। क्या क्या हुआ? अल्पस, रॉकीज, एंडीज और हिमालय, ये सभी बलित पर्वत के उदाहरण हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। हिमालय 11 राज्यों, गौर से सुनिए, हिमालय 11 राज्यों में मिलेगा आपको इंडिया के। पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर से सुनिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 2 राज्य असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ 11 राज्यों से होकर गुजरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जम्मू कश्मीर को तो छोड़ ही दिया। ये सब गड़बड़ है आंसर दिया हुआ में, और भी होता है। हिमालय जो 11 राज्यों के जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश भी सही है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, असम में और पश्चिम बंगाल में। यहाँ तक तो सही है, लेकिन एक तो और छूट गया ना, खुद सोच के देखिए। जम्मू कश्मीर हो गया, अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग कर दिया ना। नाथुला विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो कि सिक्किम और चीन को जोड़ता है। पुराने सिल्क मार्ग की स्थिति भी यही है, रास्ता है मतलब। नाथुला दर्रा, गौर से सुनिए, 1962 में भारत और चीन के आक्रमण के बाद, यहाँ पे ये भी याद रखिए भारत चीन के बीच में कब लड़ाई हुआ, तो 1962 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार बढ़ाने का फैसला किया। सिक्किम भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक और ग्वाटेमाला के बाद विश्व में मसाला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। एवरेस्ट पर्वत के बारे में कहता है नेपाली सागरमाथा, संस्कृत में इसको देवगिरी भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह हिमालय का ही हिस्सा है।
सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नार्गे ने 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय कर लिया था, मतलब ऊपर चढ़ गया था पूरा। नेक्स्ट है कि नंदा देवी कुमायूं या गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है। नंदा देवी 7,816 मीटर भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यूनेस्को ने इसे प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। पहली दो सबसे ऊंची चोटियां गार्डविन आस्टीन K2 8,611 मीटर और कंचनजंगा 8,598 मीटर है। हिमालय उत्तर से दक्षिण तक 3 श्रेणियों में विभाजित है: लघु हिमालय, महान हिमालय और बाहरी हिमालय। जम्मू कश्मीर भारत राज्य में पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या क्या है? लद्दाख के बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक है। लद्दाख यह पश्चिम हिमालय में, गौर से पश्चिमी हिमालय में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। लद्दाख श्रृंखला की औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है। मतलब सभी पहाड़ को देखा जाए उसमें बहुत सारा होता है ना, तो उसमें 6,000 के तकरीबन निकलता है। पीर पंजाल कश्मीर में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यह झेलम नदी के ऊपरी ब्यास नदी तक 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह 5,000 मीटर ऊंची है। इसमें 5,000 मीटर ऊंचाई है लगभग। इससे ज़्यादातर ज्वालामुखी चट्टानें हैं इसमें। जास्कर की बात करें, जास्कर श्रृंखला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से एक पर्वत श्रृंखला है। यह टेथिस हिमालय का एक हिस्सा है जो 7,756 मीटर है। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा में स्थित शिवालिक श्रृंखला नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित उत्तराखंड राज्य के भीतर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1,200 मीटर है। बिहार का अक्षांश की यदि बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट है। 20 मिनट गलत तरीका से लिखा गया है, मैं 1 मिनट सही कर दे रहा हूँ, रुक जाइएगा। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है ना, मतलब कैसे बताऊँ, ऐसे लिखाता है, मैं लिख के बता रहा हूँ। 24 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट पर 2 को डालेंगे, 1 डालेंगे, और उसके बाद 10 पे 2 डालेंगे। बात समझ में आया? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ है। यहाँ पे गलत प्रिंट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इधर में लगा दिया डैश, यहाँ पे 2 लगता तो 1 ही लगाया, यहाँ पे एन पे छोड़ ही दिया, 2 डॉट लगेगा, यहाँ पे 1 ही लगता है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। फिर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। और उसी तरह 83 डिग्री 19 बीच में ये सब माइनस नहीं रहेगा कहीं भी। आगे बढ़िए। समशीतोष्ण क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिहार यूपी पूरी तरह से भूस्खलन वाला राज्य है। आगे कहा जा रहा है, भारत का मानक रेडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरने वाला, कहाँ से? उत्तरपुर के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरने वाला स्टैंडर्ड मेडियन जो है पूरे देश के लिए मानक समय का स्थिति भी पैदा करता है। भारत का राष्ट्रीय मध्य रेखा जो है वो राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर गुजरात राज्य से स्थित है। भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। मतलब अगर आप ऐसे इंडिया की बात करें और इस तरफ में अरुणाचल प्रदेश के ऐसे बात करें, तो ये जो कोना है और ये जो इधर है, इन दोनों के बारे में कह रहा है कि कहाँ कहाँ स्थित है। एक गुजरात में तो एक उधर में। 2 देशांतरों के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। 2 देशांतर होता है, इसके बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के बीच में टोटल 39 देशांतर है। 39 का मतलब इसमें 4 से गुना करिए तो कितना आएगा? 116 मिनट का अंतर हो गया। 116 मीटर तकरीबन 2 घंटा हो गया ना। 120 मिनट होता तो तनके ही कम हुआ 2 घंटा में, थोड़ा सा एकदम। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वे है राजस्थान, मित्र पर गमछा झाड़ से इससे लोग निकालता है, मित्र पर गमछा झाड़ से। राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम में कन्फ्यूजन करता है, ये याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। आगे एक बढ़िया सा बात है कि मानक समय मेरिडियन जो है 83 डिग्री 5 मिनट ईस्ट देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें आ जाइए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है। ये दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैंने एक आंसर बताया था
14 नंबर क्वेश्चन का झारखंड दिया हुआ था, तो ये गलत है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए हम। आंसर क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़। वही मैं सोचूं कि झारखंड से जब गुजरता ही नहीं तो फिर झारखंड कैसे हो जाएगा, मतलब सॉरी झारखंड से तो गुजरता है ये वाला, ये रेखा तो झारखंड से तो जा ही रहा है, देखिए कर्क रेखा, बट ये जो है मानक मेरिडियन जो रेखा है ये तो जाती ही नहीं है झारखंड में, तो फिर कैसे हो जाएगा, मैं कंफ्यूज था, लेकिन कोई नहीं, छत्तीसगढ़ में दोनों जाके मिलती है आपस में। कर्क रेखा भारत के 2 समान विभागों में विभाजित करती है। 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। यह भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। इस स्थान पर 23 जून को दोपहर की सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। ये भी याद रखिए 21 जून को सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था पहला लेसन में, सोल्यूशन मैं इसीलिए कराता हूँ कि समय लगे तो लगे, लेकिन बहुत ही काम का रहेगा। कोई नहीं, 2 लेसन और भी अभी हमको करना है, समय लगने दीजिए। करा खेल, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल में बास्केटबॉल में खेलते हैं? वॉलीबॉल कहिए या बास्केटबॉल में खेलते हैं, सो पूछ रहा है। देखिए कबड्डी में 7 है, आप देखेंगे सभी के बीच में, एक मिनट सॉरी, खो खो हो गया, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। कबड्डी में 7 होता है, तो 2 नंबर में 7 कहाँ कहाँ है? 3 में है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, ये आंसर गलत हो गया। क्लियर है बात? और खो खो में 9 होता है, तो शुरू में 9 कहाँ है? एक ही में है, तो यही आंसर हो गया, ये सब कट गया। खो खो में 9 होता है, कबड्डी में 7 होता है, उसके बाद वॉलीबॉल में 6 होता है और बास्केटबॉल में 5 होता है, ये सही है। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितने होती है? फुटबॉल मैच का जो अवधि है वो कितना मिनट का होता है? तो 2 का कहिएगा आप, 90 मिनट का होता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के साथ कुल नियम समय अवधि 10 मिनट होता है, 120 मिनट होता है। कितने वर्षों के बाद पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम 2023 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी? तो क्या आंसर दीजिएगा? 12 वर्षों के बाद। अश्विनी बोनप्पा का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आंसर कहिएगा बैडमिंटन से। खेलों में विभिन्न खिलाड़ी को जानिए, जैसे क्रिकेट में 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है, हॉकी में भी 11 होता है, ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल में मात्र 5 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4। पोलो का ना बचपन से ही याद रहता है, क्योंकि पोलो में ना 4 चीज़ लिखा जाता है, प एगो एकले, पो हो गया 2 चीज़, फिर ल और फिर एगो ऐसे, तो 4 चीज़, पोलो में 4 चीज़। देखिए क्रिकेट का सबको याद रहता है, फुटबॉल का सबको याद रहता है, मुझे पता है, हॉकी का याद सबको रहता है क्योंकि 11-11 वाला आराम से याद रहता है, कबड्डी भी लमसम को याद रहता है, खो खो का 11, खो खो भी सबको याद रहता है। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है? बास्केटबॉल में 5 है, बेसबॉल में 9 है, तो जो बड़ा लिखा जाता है वो कम रहता है, जो बेसबॉल छोटा लिखा जाता है तो ज़्यादा रहता है। उसी तरह एक वॉलीबॉल भी है, उसमें 6 रहता है। रग्बी फुटबॉल में 15 रहता है, सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल में रहता है। पोलो में तो बता ही दिया 4 होता है। आइस हॉकी में 6 ही रहता है, हॉकी में 11, आइस हॉकी में 6, कबड्डी में 7। तो हॉकी का नंबर नॉर्मली याद रहेगा कि हाँ भाई हॉकी में 11 है, तो आइस हॉकी में कम रहता है, 6 रहता है, ऐसे करके पकड़ लीजिएगा। कुछ भी करिए पर थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है। फुटबॉल मैचों की अवधि के कुछ नियम क्या है? पहला पढ़ते हैं, कह रहा है एक मैच 45 मिनट के 2 बराबर भागों तक चलता है, जिसमें केवल तभी कम किया जा सकता है जब मैच शुरू होने से पहले रेफरी या दोनों टीम के बीच सहमति हो, प्रतियोगिता नियमों के अनुसार हो। खिलाड़ी को हाफ 45 मिनट के पहले भाग के बाद अधिकतम 15 मिनट का विराम दिया जाता है। यदि पेनल्टी किक लिया जा रहा हो तो हाफ टाइम अंतराल पेनल्टी किक पूरी होने के तक बढ़ा दिया जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों का फुटबॉल खेल बीच में 15 मिनट का आधे समय की अवधि के साथ 90 मिनट तक चलता है। दोनों खेल ठहराव और चोटों के आधार पर अतिरिक्त समय प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मैच की अवधि 90 मिनट होगी। विशेष मामलों को छोड़कर इन प्रतियोगिता नियमों के लिए जहां अतिरिक्त 30 मिनट खेला जा सकता है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत 12 वर्षों के बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंची। 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार खिताब जीत लिया, भारत को हरा दिया।
विराट कोहली टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे, सबसे अधिक रन भी बनाए। मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। भारत चौथी बार एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। भारत ने 2 बार 1983 और 2011 में एक दिवसीय विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 एक दिवसीय विश्व कप जीते हैं, जो किसी भी टीम के द्वारा सबसे अधिक है। अश्विनी पोनप्पा माचीमांडा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो महिला और मिश्रित युगल दोनों शाखाओं में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सर्किट में देश का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड लेसन की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया सा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बीजों का बिखराव। निम्नलिखित में से कौन सा बीज हवा से फैलती है? तो आंसर आप देंगे सभी। कपास के बीज, ऑर्किड के पौधे के बीज, सिंहपर्णी के बीज, सभी के हवा में फैलती है हवा से। निम्नलिखित में से कौन सा बीज पानी द्वारा फैलती है? तो नारियल का बीज, वाटर लिली के बीज और तार के बीज, ये सभी के फल जो होते हैं पानी में यहाँ वहाँ बह के जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? पशु किसको इधर उधर लेकर जाता है? तो आम का पौधा हो जाएगा, खाते हैं और यहाँ वहाँ बीज जाके गिरा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख अम्ल है जिसका उपयोग अम्ल बीज स्कारीकरण में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज गुरुत्वाकर्षण का एक बल द्वारा फैलता है? गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा फैलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। कोमोलिना के बीज, सेब के बीज, कन्ना के बीज, ये सभी हो जाएगा आंसर। आइए अब इसके सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं और आज के आंसर क्लास को द एंड करते हैं। हवा पौधे के जगत के बीच फैलाव के प्रकृति के एवं मौलिक साधन भी है। फैलाव यह एक प्रक्रिया मुख्य रूप से उन पौधों में देखी जाती है जिसके बहुत हल्के बीज होते हैं, हवा से तभी फैल पाएंगे। जैसे ऑर्किड के पौधे के बीज हो गई, सिंहपर्णी स्वपन के पौधे हो गए, कपास के पेड़ आदि के सभी के ऐसे पौधे के उदाहरण हैं जिसके बीज हवा से फैलते हैं। नेक्स्ट है कि बीज प्रकीर्णन की इस विधि में बीज अपने मूल पौधे से दूर तैरते हैं। वे मुख्य रूप से उन पौधों को देखे जा सकते हैं जो पानी आसपास में निकाय में होते हैं, समुद्री तटों, झीलों, तालाबों के आदि में रहते हैं। नारियल हो गया, तार हो गया, मैंग्रोव, वाटर लिली, वाटर मिंट, ऐसे पौधे के कुछ उदाहरण हैं जो कि पानी द्वारा जिसके बीज फैल जाते हैं क्योंकि वो पानी के पास होते हैं। ऐसे विभिन्न तरीके जिसमें पशु और पक्षी बीजों को फैलाते हैं, वे पूरी फल खाते हैं और उनका रसीला भाग ही पचता है और बीज उनके पातन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जैसे ब्लैकबेरी, चेरी, टमाटर, आम और सेब के बीज इस तरीके से फैलते हैं। खा तो जाते हैं लेकिन वो पचा नहीं पाते और उसका बीज धीरे बाथरूम में निकल जाता है और फिर क्या होता है, इधर उधर हो जाते हैं। बीज के अंकुरन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए बीज के आवरण को तोड़ना, खरोचना एवं नरम करना शामिल है। गर्म पानी के प्रक्षेपण से बीज को 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गर्म कर पानी में डाला जा सकता है। अम्ल प्रक्षण में बीजों को एक कांच के कंटेनर में रखा जाता है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से ढक दिया जाता है। बीज को धीरे धीरे हिलाया जाता है और बीज कोट की कठोरता के आधार पर 10 मिनट को लेकर कई घंटों तक भिगाया जा सकता है इस एसिड के अंदर। इससे बहुत मतलब अच्छा हो जाता है बीज। कई पौधे जैसे सेब हो गया, कुमुलिया, कन्ना, नारियल, कैलाश, पैसन फ्रूट गुरुत्वाकर्षण द्वारा फैलते हैं। आकर्षण के बल और चीज़ों को आकर्षित करते हैं और एक साथ खींचते हैं। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का एक बल है जो कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच मौजूद है। जैसे पेड़ के फल आकर्षण बल के कारण ज़मीन पर गिर जाते हैं, वे कभी कभी कुछ छोटी दूरी तक लुढ़क जाते हैं, कुछ दिनों के बाद मिट्टी में दब जाते हैं और नए पौधे बन जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त 3 लेसन हम लोग ने SCERT का भी कर लिया, 3 लेसन NCERT किया। तो बस अभी इजाज़त दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यह फर्स्ट सेशन था क्लास 5 का। कैसा लगा कमेंट्स लिख कर ज़रूर बताइएगा और क्या चाहते हैं हमसे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपके सजेशन का मुझे इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।